हेलो दोस्तों, आज चलते हैं क्लास 10th चैप्टर विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल तो हम लोग सारे पढ़े हैं फिर भी, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला दिए गए हैं उन फार्मूला के बारे में सारे डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। तो चलते हैं दोस्त, पहले हम सबसे पहले कहेंगे पाई, यानी पाई। आप लोग भी जानते होंगे दोस्त पाई होते हैं क्या। तो देखो आज हम लोग जान लेते हैं पाई और पाई क्या होते हैं। पाई को हम दोस्त ऐसे इंडिकेट करते हैं और पाई का वैल्यू होता है 22/7। ऐसे तो पाई का वैल्यू और सारे होते हैं, लेकिन उतना जानना ज़रूरी हमें नहीं है। यहाँ पे जो जानना वही मेन चीज़ है। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 22/7 ये परिमेय संख्या होती है। ये एक थियोरेटिकल बात है जो आपको याद रखनी है। और पाई का मान देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है? क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.14 आते रहता है, यानी कभी दशमलव ये खत्म नहीं होती। यानी इसकी जो दशमलव प्रसार होती है पाई की, वो अशांत अनावृत्ति होती है। अशांत अनावृत्ति यानी नन रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग और नन मतलब कहने का मतलब है कि नॉट रिपीटिंग और अशांत होते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, यानी ना ही ये टर्मिनेट करता है कहीं पे और ना ही ये रिपीट करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये दशमलव के बाद बार बार नई नई संख्याएं आती रहती है, तो इसको कहेंगे अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि इसका मान 22/7 भी इसी का मान होती है, लेकिन 22/7 p/q के रूप में, इसीलिए इसको परिमेय संख्या हम कह देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों समझ गए कि पाई क्या होते हैं। पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या। ये कंफ्यूज करने वाली बात है, तो आपको याद रखनी है। चलो अब चलते हैं, जब पाई समझ लिए तो पाई देखते हैं पाई होता है क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पाई क्या होते हैं। पाई का फॉर्मूला, पाई का परिभाषा यानी डेफिनेशन जो होता है, पाई कहते हैं किसे? पाई कहते हैं किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं पाई। अब आप बोलेंगे कि दोस्त परिधि क्या है और डायमीटर क्या है, तो पहले हम वृत्त के सारे बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले वृत्त। देखो वृत्त क्या होते हैं। वृत्त कहते हैं किसी एक बिंदु के चारों तरफ खींची गई ऐसी वक्र रेखाएं जो इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, इसे ही वृत्त कहते हैं। तो देखो ये दोस्त, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, तो समान दूरी पर स्थित है ना। तो वृत्त एक बंद वक्र होती है जो इसके अंदर उपस्थित एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उपस्थित होती है, जो इसके अंदर उपस्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होती है, तो इसे ही कहेंगे वृत्त। और वृत्त के चारों तरफ के घेरा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों तरफ के घेरा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, इसीलिए इसको दोस्त सी से इंडिकेट करते हैं। और वृत्त के परिधि, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं, इसीलिए आर से इंडिकेट करते हैं। अब दोस्तों रेडियस के बाद डायमीटर क्या होते हैं? तो देखो वृत्त के परिधि के दो बिंदु, जैसे मान लो ए बिंदु इसको मान लो और बी बिंदु इसको, तो वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, इसको कहेंगे व्यास। और व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं। व्यास को किससे? दोस्त फिर से यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं व्यास किससे कहते हैं। ये वृत्त के केंद्र है, तो वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, तो उसको कहेंगे व्यास। और व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं। तो समझ गए दोस्त, परिधि क्या होता है? वृत्त की चारों तरफ की घेरा होती है। और आर क्या होते हैं? यानी त्रिज्या क्या होते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होते हैं। और व्यास क्या होते हैं? यानी डायमीटर क्या होते हैं? वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे। तो दोस्त इतनी बात समझ गए। अब चलते हैं पाई पे। तो दोस्त देखो पाई क्या अभी समझाए थे। पाई क्या होता है? परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि को सी से इंडिकेट करते हैं और व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं। तो परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं पाई। तो इस तरीके से हम लोग देखो यहाँ से समझ गए पाई बराबर c/d होता है। और यहीं से फॉर्मूला c बराबर निकला था। देखो दोस्त यहाँ पे जो पहली फॉर्मूला है ये आपको दिख रही है, वृत्त की परिधि बराबर, ये वृत्त की परिधि बराबर जो 2πr दिख रही है आपको यहाँ पे, तो ये 2πr कहाँ से आया? तो देखो ये c बराबर होता है, सी देखो सी डी भागा में ना, तो इधर गुना में चला जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा पाई गुना डी। और डी क्या होते हैं बताओ दोस्त? डी क्या होती है? तो डी होती है 2r। डी बराबर क्या होती है? 2r। देखो दो को त्रिज्या मिलकर के ना एक व्यास बनाती है। देखो जैसे ये मान लो सर्किल एक,
ये क्या हो गया, सर्किल हो गया। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो एक ये त्रिज्या, फिर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, एक ये त्रिज्या। तो देखो दो को त्रिज्या मिलकर के ये व्यास बन गया ना, परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो इसका मतलब एक व्यास में दो को त्रिज्या होता है। तो 1d बराबर 2r लिख सकते हैं। तो इस तरीके से c बराबर फॉर्मूला आ गया 2πr। तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr। तो इस तरीके से दोस्त पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, c बराबर 2πr कैसे होता है। और आप इनको कभी भूलिएगा भी मत, पाई बराबर c/d होता है और यहाँ से c का फॉर्मूला निकल गया। इस तरीके से पहला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दोस्त दूसरा फॉर्मूला पे। दोस्त देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले दोस्त समझो क्षेत्रफल कहते हैं किसको, क्षेत्रफल कहते हैं परिधि के क्षेत्रफल कहते हैं ऊपरी सतह को। देखो ये वृत्त है, वृत्त के ऊपरी सतह को कहेंगे क्षेत्रफल, यानी किसी भी सतह के ऊपरी सतह को, किसी भी चीज़ के ऊपरी सतह को कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये दोस्त क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पे दोस्त हमको प्रूफ करना है कि πr² इसका फॉर्मूला आता है कैसे। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है। तो एक वृत्त, इसके लिए एक वृत्त ले लो और इसके एक सेंटर ले लो और वृत्त के सेंटर से व्यास ले लो, यानी पूरे वृत्त को लगभग 16 भाग में बांट दो। 16 भाग या 8 भाग में बांट सकता है, लेकिन 16 भाग में बांटेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि छोटे छोटे फिगर बनेंगे। देखो ये दोस्त देखो 16 भाग में मैंने इनको बांट दिया। अब यहाँ पे आप नंबरिंग कर लो। तो इसको मान लेते फर्स्ट, इसको मान लेते सेकेंड, इसको मान लेते थर्ड, इसको मान लेते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 भाग में हमने इस पूरे वृत्त को बांट लिया। अब क्या करते हैं, इन सारे पहली भाग को निकाल करके रेक्टेंगल जैसी फॉर्मूला बनाते हैं, यानी पहले इस सारे भाग को निकाल करके आपस में यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि एक रेक्टेंगल की फिगर बन करके सामने आए। रेक्टेंगल मतलब आयत। तो ये देखो हम उलट करके रख दिए पहला फिगर को। अब दूसरा, ये पहला फिगर लिए। अब देखो यहाँ से दूसरा फिगर को क्या करते हैं, उलट करके रखते हैं यहाँ पे ऐसे करके। देखो दूसरा फिगर को हम उलट करके रखे हैं, ये वाला। अब फिर तीसरा फिगर को हम क्या करते हैं दोस्त, ये वाला जो तीसरा फिगर आपको दिख रहा है, इस तीसरा फिगर को हम उलट करके ऐसे करके रखते हैं। देखो दोस्त ऐसे करके ये तीसरा फिगर को रखें। इसी तरीके से चौथा फिगर को देखो दोस्त, ये चौथा फिगर ऐसे है ना, इस चौथा फिगर को ऐसे रखते हैं। ये फोर्थ फिगर हो गया। यानी इस तरीके से कहने का मतलब रखते 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 यहाँ पे 16वां फिगर ऐसे रख देते हैं। 16वां फिगर जब इन सारे फिगर को आपस में मिला देते हैं तो एक रेक्टेंगल टाइप की, यानी आयत टाइप की आकृति बनती है। तो अब यहाँ पे देखो दोस्त, जब अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है, सी बराबर क्या होती है 2πr। सी बराबर क्या होती है 2πr, यानी परिधि। तो परिधि चारों तरफ घेरा कहते हैं ना दोस्त। तो यहाँ पे देखो एक फिगर का आधा भाग इधर है तो दूसरा फिगर ऊपर है, फिर तीसरा फिगर का नीचे है तो चौथा फिगर का ये भाग ऊपर है। यानी कहने का मतलब पूरे परिधि जो है उसकी आधा भाग इधर आ गया तो और आधा भाग इधर आ गया। यानी ये पूरे मिलाकर के 2πr होता था। तो एगो 2πr होता है तो इसका आधा भाग क्या हो जाएगा, 2πr का आधा, πr इधर आ गया और πr इधर आ गया। और ये देखो एक रेक्टेंगल टाइप की फिगर बन गई। और ये देखो ये दोस्त क्या है, ये जो दिखा रहे हैं हम, ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। देखो ना ये यही भाग है ना, ये वाला त्रिज्या। तो देखो आयत का क्षेत्रफल। अब बताओ इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल। चूंकि इसी वृत्त से ये आयत बना है ना, तो जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा उतना ही आयत का क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकाल ले तो यही वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोस्तों हम बता रहे हैं यहाँ पे लंबाई हो गया इसका πr गुना चौड़ाई हो गया r। तो दोस्त क्या हो गया इसका आंसर πr²। तो इस तरीके से फॉर्मूला इसका सामने आया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। इस तरीके से हमने दूसरी फार्मूला प्रूफ कर दिया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो अब चलते हैं दोस्त तीसरी फार्मूला पे। चलो तीसरी फार्मूला पे चलते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है कि वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर πr² होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं या आधा करने के लिए 1/2 से गुना करते हैं।
आधा करने के लिए 1/2 से गुना करते हैं दोस्त। हमेशा याद रखो, आधा करने के लिए भाग देते हैं, ये 2 से भाग देते हैं या 1/2 से गुना करते हैं। इसी तरीके से तिहाई करने के लिए 3 से भाग देंगे या 1/3 से गुना करेंगे। चौथाई करने के लिए 4 से भाग देंगे या 1/4 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल निकल गया। देखो आधा किया ना, अर्धवृत्त मतलब आधा क्षेत्रफल, तो आधा क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर को 1/2 से गुना किया। तो इस तरीके से तीसरे फॉर्मूले प्रूफ हो गए। अब चलते चौथा फॉर्मूला पे। देखो चौथा फॉर्मूला भी बहुत आसान है। देखो अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है, परिधि अर्धवृत्त की। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा सा याद रखा करो, इस ये ऑब्जेक्टिव पूछा करता है एग्जाम में, बहुत अच्छी है। देखो अर्धवृत्त, अगर पूरा वृत्त की बात करें तो ये होता है पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है। पूरा वृत्त का अगर परिधि की बात करें तो परिधि सी बराबर 2 पाई आर होता है, यानी चारों तरफ की घेरा, वृत्त की चारों तरफ घेरा कितनी होती है, सी बराबर 2 पाई आर। लेकिन जब अर्धवृत्त की बात करेंगे तो अर्धवृत्त क्या होगा, यहाँ आधा से काट दो, तो अर्धवृत्त का जो परिधि निकालेंगे तो देखो ये सेंटर है ना, ये एक तरह का व्यास हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह का व्यास हो गया। तो व्यास क्या होता है, डी, यानी 2 आर मिलकर के एगो व्यास बनाता है। देखो 2 आर मिलकर के एगो व्यास बना दे। एगो आर ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, और एगो ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को। तो 2 आर मिलकर के एगो व्यास बना दिया। और ये देखो आधा, ये पूरा है 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर। तो इस तरीके से क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, देखो पाई आर, इधर वाली पाई आर ये वाली हो गया, और ये पाई 2 पाई 2 आर। तो इस तरीके से देखो आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आर अगर कॉमन ले लो तो इधर बच जाएगा पाई, इधर बच जाएगा 2, यानी आर इंटू पाई प्लस 2, ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि। तो देखो ये पाई आर प्लस 2 आर दिया हो, यही इसी के रूप में दिया। इस तरीके से चौथा फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दोस्त पाँचवा फॉर्मूला, यानी पाँचवा फॉर्मूला कह सकते हैं, पाँचवा फॉर्मूला पे चलते हैं। पाँचवा फॉर्मूला देखो खोखले वृत्त का क्षेत्रफल। खोखले वृत्त का क्षेत्रफल, खोखले वृत्त का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और ये सेंटर है, फिर इसी के अंदर एक और वृत्त है इसी सेंटर को लेते हुए, तो खोखले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब हुआ ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो। अगर बड़ा वृत्त का त्रिज्या मानेंगे तो कैपिटल आर मान लो, अगर छोटा वृत्त की त्रिज्या मानेंगे तो स्मॉल आर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त क्या देख रहे हैं कि अगर इसकी क्षेत्रफल निकालनी, यानी खोखले वृत्त की क्षेत्रफल, इसी भाग को कहेंगे खोखला वृत्त, तो खोखले वृत्त की क्षेत्रफल निकालना हो तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो, तो जब घट जाएगी तो इसका क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, इधर बच गया आर स्क्वायर और इधर बच गया आर स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, खोखले वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको याद रखना है। इस तरीके से पाँचवें फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। ये पाँचवें फॉर्मूला है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट पे। अब थोड़ा सा समझने की बात है इसमें कि नेक्स्ट देखो दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट है त्रिज्या खंड। एक होता है वृत्त खंड, ये तो हो गया त्रिज्या खंड। तो पहले समझते हैं त्रिज्या खंड किसको कहते हैं। त्रिज्या खंड कहते हैं वृत्त की, देखो वृत्त की त्रिज्या, देखो त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा चाप के द्वारा, वृत्त की त्रिज्या तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहेंगे। तो देखो वृत्त की ये त्रिज्या हो गया, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गया, और ये देखो परिधि के खंड को क्या कहते हैं, चाप। ये पूरा हो गया परिधि, तो परिधि की ये खंड जो है इसको कहेंगे चाप। तो त्रिज्या तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। अब देखो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकला है, ये दोस्तों हम डायरेक्ट कर लेते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लिखा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा, गुना केंद्र पे, इस चाप के द्वारा बनाया गया केंद्र पे थीटा। तो देखो दोस्त यहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं बताया है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे। देखो दोस्त चलो हम करते हैं अच्छा से। देखो ये जो पहले तो आपको बता देते हैं चाप की लंबाई कैसे निकालना है। चाप की यहाँ पे लंबाई निकाला गया, देखो यहाँ पे चाप की लंबाई निकालते, पहले चाप बताओ किसको कहते हैं।
तो वृत्त की परिधि के खंड को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। देखो ये वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ के घेरा को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ये केंद्र हो गया। तो वृत्त के परिधि के खंड को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो ये चाप हो गया। ये क्या हो गया? चाप। वृत्त के परिधि के खंड को चाप कहते हैं। अब मान लो इस चाप के द्वारा केंद्र पे थीटा एंगल बन रहा है, चाप के द्वारा थीटा एंगल बन रहा है। तो इस चाप की लंबाई निकालना, चाप बराबर वाट। तो देखो चाप बराबर कैसे निकालेंगे? देखो अगर पूरी एंगल बनता है 360 डिग्री, तो टोटल चाप की लंबाई कितनी होती है, यानी पूरी परिधि कितनी होती है? 2πr। तो हम यहाँ से हम एक नियम लगा सकते हैं कि अगर एंगल 360 डिग्री बन रहा है तो पूरी लंबाई होता है 2πr। पूरी लंबाई कितनी होती है? 2πr। अगर एंगल 1 डिग्री बन रही है तो एक का मान निकाल के डिवाइड करते हैं। तो देखो 2πr बटे 360। अगर यहाँ पे एंगल थीटा लिए हैं तो क्या हो जाएगा? 2πr बटे 360 इंटू थीटा। तो देखो 2πr, देखो दोस्त इसको हटा रहे हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट पूरी एंगल अगर थीटा लिए हैं तो 2πr बटे 360 इंटू थीटा। तो इस तरीके से ये चाप की लंबाई को एल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया? 2πr बटे 360 इंटू थीटा। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त आपको, यानी जब थीटा दिया रहे तब ऐसे चाप की लंबाई निकालेंगे, जब थीटा दिया रहे तब ऐसे चाप की लंबाई निकालेंगे। अब चलते हैं दोस्त, चलो अब चलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जब थीटा दिया रहे, ये मान लो वृत्त की केंद्र है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये आर और ये चाप। तो चाप तथा त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर जब चाप की लंबाई दी रहे, पहला देखो जब चाप की लंबाई यानी ये दिया रहे, चाप की लंबाई दिया रहे तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर पूरी चाप 2πr है, अगर पूरी चाप 2πr तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² ना। अगर पूरा परिधि 2πr है तो इसका क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr²। अगर यहीं पे अगर एक चाप है यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर चाप है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² बटे 2πr हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इस चाप की लंबाई मान लो l दी है, तो अगर चाप की लंबाई l है, इसकी लंबाई है, देखो पूरी लंबाई 2πr था तो क्षेत्रफल πr², तो एक लंबाई तो πr² बटे 2πr। देखो एक का मान निकाल के डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब इतनी लंबाई इतना देखो एक के मान में गुना कर दो तो πr² बटे 2πr गुना l। तो ये हो गया कब? πr² बटे 2πr गुना चाप की लंबाई। ये जब चाप की लंबाई दिया रहे तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है। अब चलते हैं जब थीटा दिया रहे। देखो जब थीटा दिया रहे, मान लो ये वृत्त है और ये केंद्र, ये त्रिज्या और ये चाप, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने जब थीटा दिया रहे, मान लो यहाँ पे थीटा दे दिया है थीटा। ठीक है। जब थीटा दिया रहे तब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो अगर पूरा एंगल, अगर वृत्त के केंद्र का बात करें तो वृत्त के केंद्र पे टोटल 360 एंगल बनता है ना। तो अगर तो पूरा एंगल 360 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। एक नियम से देखो सारे फॉर्मूले जो निकलते हैं वो एक नियम से मैक्सिमम निकलते हैं। तो अगर एंगल 1 डिग्री रहेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? πr² बटे 360 ना, πr² बटे 360। अगर चाप की लंबाई थीटा, अगर मान लो इस चाप के द्वारा केंद्र पे थीटा इस चाप के द्वारा केंद्र पे थीटा एंगल बन रही है, तो इस थीटा जब दिया रहे तो πr² बटे 360 डिग्री, πr² बटे 360 डिग्री गुना थीटा हो गया। ये हो गया हमको कुछ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जब थीटा दिया रहे तब। तो इस तरीके से हम देख लिए जब चाप की लंबाई दिया रहे तब क्षेत्रफल, जब थीटा दिया रहे तब क्षेत्रफल। तो इस तरीके से दोस्त ये प्रूफ हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल दिया है अभी यहाँ देखो दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल दिया है ये थीटा पे दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चाप की लंबाई वाला क्षेत्रफल नहीं दिया तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अब चलते हैं दोस्त त्रिज्या खंड की परिधि। त्रिज्या खंड की परिधि क्या होता है? देखो त्रिज्या खंड की परिधि क्या होते हैं? त्रिज्या खंड की परिधि, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये देखो चाप की लंबाई, तो इसी को कहते हैं त्रिज्या खंड। इसकी परिधि निकालना, परिधि मतलब चारों तरफ की घेरा,
परिधि मतलब चारों तरफ के घेरा। तो देखो परिधि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड की परिधि क्या होते हैं 2r। देखो ना परिधि मतलब चारों तरफ घेरा, तो देखो 2 r जोड़ दिए। और चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अभी आपको बताए थे निकालने के लिए 2πr/360 गुना थीटा जो एंगल दिया रहे तब चाप की लंबाई इतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से वृत्त की त्रिज्या खंड की परिधि निकल जाएगी, यानी चारों तरफ की घेरा। तो दोस्त इस तरीके से ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। आपको कुछ एक्सटर्नल फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं इसके अंदर, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं त्रिज्य खंड। तो समझ गए दोस्त, अब चलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो देखो वृत्त खंड पहले कहते हैं किसे, वृत्त खंड किसको कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ये वृत्त है, तो देखो ये त्रिज्या है, देखो ये त्रिज्या तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड है, इसको कहेंगे त्रिज्य खंड। अब देखो जीवा तथा चाप के द्वारा, ये मान लो जीवा है, वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। देखो ये जीवा है और ये चाप है, तो जीवा तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को क्या कहते हैं वृत्त खंड कहते हैं। तो यही कहलाता है वृत्त खंड। एक बार फिर आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से वृत्त खंड किसको कहते हैं। देखो ये वृत्त, ये तो देखो जीवा तथा ये मान लो जीवा वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और ये हो गया चाप, तो जीवा तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को वृत्त खंड कहते हैं। अब ये छोटा खंड है तो इसको लघु वृत्त खंड कह सकते हैं, और ये बड़ा खंड है तो इसको दीर्घ वृत्त खंड भी कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, फिर इससे इसको मिला देते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल जो निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो एक बार बताओ हमको। ये देखो त्रिज्या तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को अगर पूरे का बात करती है क्या हो गया त्रिज्या खंड हो गया ना। अगर इस त्रिज्या खंड में से इस में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, ये देखो त्रिभुज लग रहा है ना, ये त्रिभुज हो गया। देखो ये अगर इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, त्रिज्या देखो वृत्त खंड के क्षेत्रफल देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज आपको दिख रही है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो एक त्रिकोणमिति लगा करके तुम निकाल सकते हो। त्रिकोणमिति देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो जब अगर मान लो ये थीटा है तो ये हो जाएगा θ/2, इन त्रिकोणमिति निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 r² साइन थीटा, 1/2 r² साइन थीटा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हम लोग जानबे करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr²/360 जो थीटा, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 r² साइन थीटा। तो देखो पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिए हैं, देखो घटा दिए हैं, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है कि यही होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो इस तरीके से दोस्त हमने सारे फॉर्मूला कैचअप कर लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे। देखो आगे क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा देखते हैं बस। आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे ये जो एक चक्कर में चली गई दूरी, देखो चक्कर का मतलब होता है चारों तरफ की घेरा, डायरेक्ट समझो चक्कर का मतलब एक परिधि यानी एक घेरा। तो एक घेरा में तो पहिए की परिधि, इसको तुम पहिया भी मान सकते हो। तो एक पहिया की एक चक्कर यानी पहिए की परिधि। 1 मिनट में भूल चुका, तो ये सब चीज़ दोस्त याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब बस कॉमन सेंस है और कॉमन सेंस रखो। तो दोस्त आप बताओ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्त प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अंत में प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्त अभी हम नए हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के अगले आएंगे। चलो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ दोस्त।